नमस्कार। आज हेल्थ कॉरिडोर में हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन सोलंकी, जो ऑर्थोपेडिशियन हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से प्रशिक्षित हैं। आप दक्षिण कोरिया से भी जॉइंट पर फेलोशिप करके आ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। और आज हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं शरीर में जोड़ों के दर्द को कैसे पहचानें, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो इसको कैसे पहचानें, इस बारे में आप कुछ हमें जानकारी दीजिए। जी नमस्ते। जोड़ों के दर्द, पहले हम जानेंगे कि दर्द क्या चीज़ है। दर्द एक वार्निंग साइन है जो हमें ये बताता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है शरीर के अंदर। नेचुरल वार्निंग साइन है। पेन इज़ अ नेचुरल वार्निंग साइन कि उसमें कोई गड़बड़ चल रही है। तो जोड़ों का दर्द है तो इसका मतलब है कि वो जोड़ क्या होता है। जोड़ वो चीज़ होती है जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिल रही हैं, जहाँ पर मूवमेंट होता है, वो जोड़ होती है। जोड़ में दो हड्डियाँ आपस में मिल रही होती हैं, वहाँ पर मूवमेंट हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ घिस रहा होता है। तो अगर वहाँ पे किसी चीज़ से दर्द होगा या जोड़ों में दर्द होगा तो वो जॉइंट लाइन पे होगा जहाँ पर दो हड्डियाँ मिल रही हैं। तो ये सबसे डॉक्टर ऐसे ही पहचानता है कि ये जोड़ों में दर्द है या कहीं और दर्द है। वो ज़्यादातर जॉइंट लाइन में हाथ रख कर ही महसूस करता है। मूवमेंट करने के साथ पेन हो रहा है, और अगर जॉइंट लाइन में जहाँ पर दो बोन मिलती है वहाँ पर पेन हो रहा है, वो जॉइंट का जोड़ों का दर्द है। जोड़ों का दर्द बहुत ही कॉमन है। जोड़ों के दर्द की वजह से और कमर के दर्द की वजह से ही सबसे ज़्यादा पेशेंट ओपीडीज़ के अंदर आते हैं। ओके सर, अब सर पूछेंगे इस दर्द को कब सीरियस लेना चाहिए डॉक्टर साहब? मतलब लोग बहुत लाइटली लेते हैं दर्द को, तो हम जानना चाहते हैं कि इस दर्द को कब सीरियस लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है उस वक्त। जी, कोई भी दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, हर दर्द को सीरियसली लेना चाहिए। देखो, कोई भी दर्द जैसे सप्ताह भर का है, 2-3 दिन का है, 10-15 दिन का है, तो उसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसका कोई कारण पता है। जैसे कि गर्दन में दर्द है, कोई हाथ मुड़ गया, थोड़ा सा दर्द है, कहीं स्प्रेन हो गया, थोड़ा सा दर्द है, लेकिन कोई दर्द है जिसका कारण नहीं पता है हमें, और 3 सप्ताह से ज़्यादा दर्द है, वो दर्द हमें सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कुछ बीमारी होती हैं जो दर्द करके आती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दर्द हमारा फ्रेंड है, दर्द हमारा दोस्त है, मित्र है। इसलिए क्योंकि दर्द कम से कम ये तो हमें बता रहा है, हमें संभलने का मौका तो दे रहा है, हमें बता रहा है कि दर्द होता है तो हम उसे सीरियसली लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी जहाँ दर्द ही नहीं होता है, जैसे कैंसर, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जैसे डायबिटीज़, वहाँ पर तो दर्द ही नहीं हो रहा, वो तो साइलेंट किलर हैं। वो तो पीछे बैक बाइट कर रहे हैं, वो तो पीछे हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस पीछे चल रहा है कमर के अंदर, हमें पता नहीं है। हमें पता जब पड़ रहा है जब हमारा 50-60% ट्यूबरक्लोसिस से कमर ख़राब हो चुकी है, और एक्सरे में भी जब आ रहा है जब 50-60% डैमेज हो चुका है टिश्यूज़ के अंदर। साइलेंट डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, कमर की ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी कहीं पे भी हो सकती हैं। तो जोड़ों के दर्द या बोन पेन्स कई चीज़ों से हो सकते हैं। ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जिसके हम बोलते हैं, हमारा ये हड्डी और मसल का जो ऑर्गन सिस्टम है, उसके अंदर कई चीज़ें हैं। जो पेन है, पेन कई चीज़ों से आ सकता है। मसल से आ सकता है पेन, टेंडन से आ सकता है पेन, हड्डी से आ सकता है पेन, जोड़ों की दो हड्डियाँ आपस में मिल रही है जो जोड़ बना रही है, वहाँ से आ सकता है पेन, कहीं से भी पेन आ सकता है। एक मिनट। हमारे यहाँ पर घुटने व कमर का दर्द बहुत कॉमन है और मोस्टली लोग इससे परेशान भी रहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। आप कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी के अंदर ज़्यादातर पेशेंट घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, इसी से सबसे ज़्यादा आते हैं। कम से कम 60% 70% लोग ज़्यादातर इसी चीज़ से आते हैं। घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है। तो कोई भी दर्द है, हम डॉक्टर उसको बहुत तरीक़ों से, बहुत एंगल से, हर चीज़ को बहुत एक्सपर्ट लोग उसको देखते हैं कि पेन क्या वज़न लेने वाले जोड़ पे है। जैसे कि कुछ हड्डियाँ, जैसे हाथ की हड्डियाँ हैं, उसमें हम वज़न नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे नी जॉइंट है उस पर वज़न लेते हैं। तो जो उस पर वज़न लेते हैं
और वो डॉक्टर ये चीज़ देखता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, वेट बेयरिंग जहाँ पे वजन लेते हैं वेट बेयरिंग पॉइंट्स पे दर्द हो रहा है या नॉन वेट बेयरिंग पॉइंट्स पे दर्द हो रहा है। वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रीज़न पता है कि वेट की वजह से हो रहा है। वेट की वजह से ही सारा डिसऑर्डर है। जहाँ पर अगर वेट बेयरिंग पॉइंट्स हो रहा है तो वहाँ पर हमें रेस्ट लेना चाहिए जहाँ पर। और आपने जैसा पूछा जोड़ों का दर्द आज तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा घुटनों के दर्द के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि घुटनों के दर्द के लिए घुटनों का दर्द है वो घुटना एक व्हील की तरह है, क्योंकि व्हील में भी क्या मूवमेंट होता है, जॉइंट में भी मूवमेंट होता है और दोनों मूवमेंट होता है। जहाँ मूवमेंट होगा कुछ वियर एंड टियर होगा, वहाँ पे कुछ घर्षण होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, जहाँ पे कार्टिलेज घिसेगा, ऊपर वाली बोन नीचे वाली से रब कर रही है बार बार। बट क्या है कि ह्यूमन बॉडी उसमें रिपेयर भी साथ साथ चल रहा होता है, घिस रहा है लेकिन रिपेयर भी हो रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब रिपेयर नहीं हो पा रहा होता है, घिस रहा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बोन का अलाइनमेंट या लिम्ब का अलाइनमेंट ख़राब हो गया है, लिम्ब पाँव टेढ़े हो गए हैं, वेट भी ज़्यादा है और फोर्स भी एक ही पॉइंट पे लग रहा है। क्योंकि पहले तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बिकॉज लिम्ब का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा था, लेकिन जैसे ही लिम्ब का अलाइनमेंट वीक बोन्स होने की वजह से मुड़ गए, पाँव मुड़ गए, तो अब एक स्पेशल इनर साइड में ही नी पे फोर्सेस जा रहे हैं और वहाँ पर घर्षण हो रहा है। घर्षण इतना ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है कि जो रिपेयर होने की रेट तो बहुत कम है और घर्षण होने की रेट ज़्यादा है और मूवमेंट और हो रहा है उसके ऊपर। और वेट बेयरिंग और जॉइंट है जहाँ पे हम वजन लेते हैं। अब जैसे एल्बो है, यहाँ पर भी मूवमेंट होता है लेकिन यहाँ वजन नहीं लेते हैं, यहाँ पर बोन बैंड्स भी नहीं होती हैं। लेकिन नी में क्या है कि बोन बैंड हो जाती हैं। बोन बैंड हो जाएंगी तो क्या होगा, बोन बैंड होने के बाद में उसका अलाइनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अलाइनमेंट लॉस होने के बाद एक जो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे पूरे नी के अंदर वो एक ही जगह पे लग रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है। वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होने से वहाँ पे कार्टिलेज बहुत जल्दी घिस रहा है और वहाँ पर रिपेयर नहीं हो पा रहा है। तो वही रीज़न है कि हमें जॉइंट, तो हमें सबसे पहले हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा अलाइनमेंट लॉस ना हो नी में हमें। और ये जब ही होता है जब हम उसके शुरुआत से ध्यान रखें। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरुआत से ध्यान नहीं रखते। वो देखते हैं कि अरे जब घुटना ख़राब हुआ तब जब दर्द होता है तभी वो अलर्ट होते हैं, तभी वो सावधान होते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए जोड़ों में, ऑर्थोपेडिक्स में यही है प्रिवेंटेटिव ऑर्थोपेडिक्स। व्हाट इज़ प्रिवेंटेटिव ऑर्थोपेडिक्स? जोड़ को दर्द या किसी चीज़ को होने से बचाना, पहले बचाओ। इलाज तो है, थेरेपेटिक ऑर्थोपेडिक्स तो हो ही जाएगा, इलाज तो कर ही लेंगे। लेकिन जो जोड़ अभी ख़राब नहीं हुए हैं, जो मसल्स अभी ख़राब नहीं हुए, उनको पहले उनकी रोकथाम करें कि ऐसा हो ही ना कि मेरा अलाइनमेंट ख़राब हो, ऐसा हो ही ना कि मेरे पाँव मुड़ें, ऐसा हो ही ना कि फिर मेरी वीक बोन्स हों। तो ऐसा सब ना हो। तो नंबर 1 चीज़ होती है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट हमारा लॉस ना हो। अलाइनमेंट कब लॉस नहीं होगा? जब हर चीज़ टाइट, लूजनेस आएगी तो सब ढीला हो जाएगा। जैसे व्हील, और मैंने नी को एक जैसा बताया था, जैसे व्हील लूज़ हो जाता है तो और टेढ़ा हो जाता है तो फोर्सेस मैकेनिक्स ख़राब हो जाती हैं। मैकेनिक्स नी में बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में बायोमैकेनिक्स है, पूरी बायोमैकेनिक्स है और इट्स अ वेल इंजीनियर्ड थिंग। इतनी इंजीनियरिंग से बनाई गई है कि इसमें अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर हम चाहिए कि व्हील हमेशा व्हील की लाइफ बहुत ज़्यादा हो, वो लंबे समय तक चलें, तो उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। ऐसे नहीं सब जगह फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए और इंजीनियरिकली अच्छा होना चाहिए कि उसकी फिज़िक्स अच्छी होनी चाहिए। वैसे ही नी में भी अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए तो इसका लाइफ ज़्यादा हो। और नी में अलाइनमेंट अच्छा हो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्योंकि मसल्स और लिगामेंट्स ही नी को स्टेबलाइज करते हैं। प्राइमरी स्टेबलाइजर लिगामेंट होते हैं, मसल सेकेंडरी स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइजर्स हैं। तो दोनों बहुत ही अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग टाइट होने चाहिए ताकि ये बैंड ही ना हो और ये लूज़ ना हो, ये इनका अलाइनमेंट मेंटेन रहे। अलाइनमेंट मेंटेन होने के लिए नी लूज़ नहीं होने चाहिए और नी लूज़ ना हो इसके लिए हमें हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। सुबह और फिज़िकल एक्टिविटी लोग 1 घंटा करते हैं, 2 बाकी दिन राउंड द डे वो आराम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी जब हमें दर्द नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेन में आप फिज़िकल एक्टिविटी, पेन के अंदर हमेशा रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन जब भी हमें जब दर्द नहीं है, जब दर्द ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी हम अपने मसल्स को तब उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तब हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए मसल्स को, ताकि हमारी बोन स्ट्रांग मिले। बोन तभी स्ट्रांग है जब मसल स्ट्रांग है। मसल्स लूज़ है, समझ लो बोन भी लूज़ है, क्योंकि दोनों साथ साथ बनती है। मसल्स आदमी को देखते ही पता पड़ जाता है कि इसकी बोन्स स्ट्रांग है नहीं। मसल्स लूज़ है मतलब बोन्स भी लूज़ है। बोन्स लूज़ नहीं होती, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो हमें नी अलाइनमेंट स्ट्रांग करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और उसी से ही बोन में कैल्शियम डिपोजिशन होता। नहीं तो जो हम कैल्शियम खाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कैल्शियम विटामिन चाहे जितना खा लो, वो
मोशन में निकल जाएगा, वो बॉडी में लगेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो डिमांड फ्रॉम द बोन साइड। वो ब्लड में कलेक्ट होगा, स्टोन बनाएगा, लेकिन बोन्स में नहीं जाएगा। बोन्स में जब ही जाएगा जब बोन्स हंग्री होंगे कैल्शियम को लेने के लिए, वो जब होगा बोन में डिमांड आएगी। जनरेट डिमांड इन द बोन्स, बोन्स में डिमांड जनरेट करो। बोन में डिमांड कहाँ से जनरेट होगी? फिजिकल एक्टिविटी से। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बोन को ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, तो बोन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। रोटी में से भी कैल्शियम ले लेगी, ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो सब चीज़ का एक ही इलाज है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। बस पेन में फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और जब भी स्टार्ट करें जेंटली स्लोली स्टार्ट करें, और जब भी पेन बढ़ जाए तो वापस कम करें और टाइट्रेट करें, देखें कि पेन बढ़ तो नहीं रहा है। इसी हिसाब से हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करके अपने शरीर को एकदम स्वस्थ बनाएं, जॉइंट्स को एकदम अलाइनमेंट में रखें, और इन्हें मसल्स, बोन और दोनों को स्ट्रांग रखें। और सब लोग जानते हैं स्ट्रांग बोन करने के लिए क्या करना होना चाहिए। सन, विटामिन डी और फिज़िकल एक्टिविटी, अच्छी लाइफस्टाइल अगर हम रखेंगे तो जॉइंट्स और मसल्स हमेशा अच्छे ही रहेंगे। और हमें हेल्दी संतुलित आहार खाना चाहिए, ताकि हमारे बाकी ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन स्पेशली, अगर हम चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर खाएंगे ऑब्वियसली इससे हमारी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होगी, और डेड सेल से कॉलोन की ये सब बाहर नहीं जाएंगी, और काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं वो सेल्स। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, वेट कंट्रोल रखना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, और बोन्स और जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रांग रखना चाहिए। यही हमारी गोल होना चाहिए। और इसी के साथ मैं माइक देता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अंत में हमें आप ये बता दीजिए कि अक्सर चोट लग जाती है हड्डी पे या मोच आ जाती है, तो उस दशा के अंदर हमें क्या करना चाहिए? उसको कैसे, उस दर्द को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए? ये मोच आ जाना, स्पेशली सबसे ज़्यादा राइट एंकल, स्पेशली मोस्ट कॉमन इन राइट एंकल में टखने के अंदर मोच आ जाना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ट्रॉमा में ऑलमोस्ट ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर पाँव मुड़ जाता है तो पाँव के बाहरी तरफ, टखने की तरफ, वहाँ पर कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स छोटी छोटी बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, चिपका के, ताकि वो स्टेबल करते हैं बोन्स को, जॉइंट्स को। क्योंकि और लेकिन फुट में बोन्स के अंदर लिगामेंट्स में मूवमेंट कम होते हैं, तो वो लिगामेंट खिंच जाते हैं। पाँव मुड़ गया मतलब लिगामेंट खिंच गया। अगर हम उसे लेंस से देखें लिगामेंट्स, तो उसके फाइन फाइबर्स जो हैं वो टूटे हुए हैं। लिगामेंट एज सच नहीं टूटा हुआ है, लिगामेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर से माइक्रोफाइब्रिल्स, उसके जो फाइबर्स हैं, माइक्रोफाइबर्स, वो टूटे हुए हैं। अल्सर्स हो गए एक तरह से उसमें। यही ट्रॉमा है, क्योंकि द लिगामेंट हैज़ बीन पुल्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट से ज़्यादा खींच दिया लिगामेंट को, इसलिए वो खिंच गया और उसके माइक्रोफाइबर्स टूट गए। तो यही है स्प्रेन में जब हमें टूटा है तो वहाँ पे छोटा सा ब्लीडिंग भी हुई है। तो ब्लीडिंग हुई है तो वहाँ पर स्वेलिंग आई है। तो स्वेलिंग क्या होती है? अंदर कुछ टूटा होता है। स्वेलिंग आ गई एकदम से मतलब कुछ टूटा है, कुछ वेसल्स फटे हैं, कुछ मांस खींचा है, वहाँ से ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग वहाँ पर पूरे एंकल में नहीं होती, लोकल वहीं पे छोटे से एरिया में ब्लीडिंग होती है। तो वहाँ पर ब्लीडिंग, कभी भी ट्रॉमा होता है तो हमें क्या करना होता है? उस पार्ट को रेस्ट देना होता है। सबसे पहले रेस्ट देना चाहिए, और उसको आइस कंप्रेशन करना चाहिए। आइस इज़ बेटर इनिशियली इन द ट्रॉमा, आइस इज़ बेटर। और हीट कभी नहीं लगाना चाहिए, आइस लगाना चाहिए थोड़े टाइम। आइस से क्या होता है? एक तो ब्लीडिंग कंट्रोल होती है और स्वेलिंग कंट्रोल होती है, और आइस से पेन भी, तीन चीज़ होती है। पेन भी कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी, अंदर कोई स्वेलिंग बढ़ेगी नहीं, स्वेलिंग कंट्रोल होगी, और पेन भी आइस लगाने से। ट्रॉमा के अंदर जब भी हम आइस लगाते हैं, पेन तीन चीज़ हो जाती है। तो रेस्ट हो गया, आइस हो गया, और थोड़ा प्रेशर इसलिए लगाते हैं ताकि स्वेलिंग ना बढ़े। तो थोड़ा सा क्रेप बैंडेज या एंकल बाइंडर लगा सकते हैं, और पाँव को ऊंचा रखते हैं, एलिवेशन देना चाहिए, पाँव को थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, और टोज मूवमेंट करने चाहिए। ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है एंकल स्प्रेन के लिए। एंकल स्प्रेन के अंदर लिगामेंट जो खिंच जाते हैं उनको टाइम लगता है हील होने के अंदर, हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, अगर वो डिपेंड करता है किस तरह का लिगामेंट इंजरी है, ज़्यादा ग्रेड 3 है, ज़्यादा टूट गया है, 90% फाइबर टूट गए हैं, तो बहुत ही रेयर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर अगर ज़्यादा टूट गया है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 2 है, तो प्लास्टर से भी मैनेज कर सकते हैं, उसको प्लास्टर लगाया जाना चाहिए। लेकिन ग्रेड 1 है, जैसे कि 10% खिंच गया है, तो उसको केवल हम एंकल बाइंडर से या रेस्ट से, ये सिंपल राइस ट्रीटमेंट से, रेस्ट, आइस कॉम्प्रेशन, एलिवेशन से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी दर्द 3 सप्ताह से ज़्यादा है उसे सीरियसली लेना चाहिए, और हर दर्द को एक एक्सपर्ट को ही देखना चाहिए, यही मेरी सलाह है। और रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी भी बॉडी में कभी भी दर्द है उसे सीरियसली लें,
और रेस्ट करें। फिर बायोमैकेनिकल पेन है, ऑर्थोपेडिक पेन है, तो रेस्ट को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। जैसे टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, कुछ भी टेंडन्स या हाथ या कोई भी खींचते हैं, कहीं भी दर्द है, सबसे पहले रेस्ट दे के देखना चाहिए। रेस्ट देने के बाद नहीं ठीक होता है तो उसको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को उसको देखना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.